चेक का यूज ज़िंदगी में एक बार तो सब ने किया होगा और अगर नहीं किया तो फ्यूचर में आप ज़रूर करने वाले हैं। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज की डेट में जो चेक के अप्रोक्सीमेटली 33 लाख केसेस ऑनरेबल इंडिया की कोर्ट्स में पेंडिंग है, जो कि आज भी लिटिगेशन के अंडर वो चले हुए हैं। सो फ्रेंड्स, चेक के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, तो आज मैं उनका सोल्यूशन लेके आया हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मैं आपको यही बताऊंगा कि वीडियो अच्छी लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई भी किसी भी तरीके की कंपल्सन नहीं है, क्योंकि अगर आपको कुछ इस वीडियो से मिलेगा तो ही आप सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो सब्सक्राइब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चेक के रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो ऑनरेबल जो इंडिया की कोर्ट्स में आज की डेट में चले हुए हैं, तो उनमें क्या प्रोसेस रहता है। मैं नॉर्मली ऑल ओवर इंडिया का थोड़ा बहुत जो प्रोसेस है वो चेंज हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि कम्प्लीटली ही वो चेंज हो जाए। हाँ, लेकिन इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो अधूरी जानकारी वो पड़ सकती है आप पर भारी। इसलिए कहा जाता है कि अधूरी जानकारी किसी भी चीज़ की ना ले, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपको एक एक माइनर स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि चेक बाउंस के केस में कैसे क्या प्रोसीजर रहता है और आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। ये मैं दोनों सिचुएशन बताऊंगा। पहली सिचुएशन ये है कि अगर एक्यूज्ड समनिंग होने के बाद पेश हो जाता तो भी, और दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर एक्यूज समनिंग होने के बाद पेश नहीं होता तो उस केस में क्या होगा। दोनों सिचुएशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी चेक के रिगार्डिंग डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो वो कैसे होता है। सबसे पहले ये है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन की लायबिलिटी उतारने के लिए कोई चेक दिया होगा, और जो वो लीगल लायबिलिटी है वो लीगली होनी चाहिए, लीगल वैलिड होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। किसी ने पैसा दिया है, किसी ने सामान दिया है, उसके एवज में अगर चेक मिला है तो वो चेक वैलिड चेक है और उसको लगाया जा सकता है। और अगर वो चेक मान लीजिए किसी भी इलीगल एक्टिविटी को उतारने के लिए दिया गया है, मान लीजिए कोई सट्टा खेला गया है या फिर कोई भी जुआ लगाया गया है, उसको उतारने के लिए अगर वो चेक दिया गया है, या फिर कोई भी ऐसी मतलब ट्रांजैक्शन है, मान लीजिए ड्रग्स का सेल हुआ है, उसको उतारने के लिए वो चेक दिया गया है, ड्रग्स सेल किया, उसका अमाउंट जो ड्यू है, अब उसको उतारने के लिए चेक दे दिया, तो वो जो कोर्ट रिकवर नहीं कराएगी। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो चेक दिया गया है वो लीगल लायबिलिटी को उतारने के लिए दिया गया है। अब चेक वो मिल चुका है तो उस चेक को 3 महीने के अंदर अंदर ज़रूर लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि जो वैलिडिटी है चेक की वो 3 महीने ही है। अब उसको इसलिए हमें 3 महीने के अंदर अंदर जरूर लगाना है। और इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि चेक जो है वो कम से कम आप 3 महीने ख़त्म होने से 10 दिन पहले ज़रूर लगाएं, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट डेट है जो उसमें बैंक स्ट्राइक पे चला जाए, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, या छुट्टी हो जाए, या कोई भी फेस्टिवल आ जाए, तो उस सिचुएशन जो है वो चेक इनवैलिड या आउटडेटेड हो सकता है। अब मैं इसके साथ बता दूं, अगर वो चेक आपने मान लीजिए 3 महीने के अंदर लगा दिया और अब वो चेक अगर क्लियर हो जाता है तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन सिचुएशन क्या है कि अगर वो चेक किसी भी सिचुएशन में अगर बाउंस हो जाता है इनसफिशिएंट फंड्स करके, या फिर वो चेक बाउंस हो जाता है पेमेंट स्टॉप करके, या फिर सिग्नेचर डिफर करके, क्योंकि चेक बाउंस के काफ़ी सारे रीज़न हैं, कम से कम अप्रोक्सीमेटली 90 रीजन्स ऐसे हैं जिनसे चेक बाउंस होता है। तो वो किसी भी सिचुएशन में अगर आपका चेक बाउंस होता है तो आपने क्या करना है, जिस डेट को वो बाउंस हुआ है तो उससे अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपने एक लीगल नोटिस इशू करना है। अब वो लीगल नोटिस जो है वो आप खुद भी कर सकते हैं इशू, और दूसरा अपने एडवोकेट से भी करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जो भी लीगल प्रॉब्लम है तो लीगल जो उसका सोल्यूशन है लीगल माइंड से ही करवाएं, जो कि एक एडवोकेट है। तो इसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि आप भी उस लीगल नोटिस को भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी एडवोकेट के पास जाएंगे तो वो आपको एक अच्छी एडवाइस करके और आपका जो नोटिस है अच्छा ड्राफ्ट करके वो उस एक्यूज को भेजेगा,
जिसने आपको चेक दिया था। तो मेनली आपने यही ध्यान रखना है कि जो भी लीगल नोटिस आप तैयार करवाएं वो एक अच्छे एडवोकेट से करवाएं और उसको नोटिस दें। अब मीमो से आपने जाना कि 30 दिन के अंदर उसको नोटिस देना है। अब नोटिस जिस दिन आपने उसको दिया उसके कम से कम आपने 15 दिन वेट करना है कि क्या वो एक्यूज्ड जिसने वो चेक दिया था क्या वो पैसे देगा या फिर नहीं देगा। अब इस सिचुएशन में अगर वो पैसे दे देता है तो आपका जो केस है वो यहीं पर क्लोज हो जाएगा। अगर वो पैसे नहीं देता तो अब आपने जो 15 दिन का वेट किया है वो वेट ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने जो चेक बाउंस का केस डालना होगा, क्योंकि ये एक लीगल लिमिटेशन होती हैं। तो इन लीगल लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ता है। अगर आप उससे पहले चेक बाउंस का केस डालते हैं तो आपका जो चेक बाउंस का केस है वो डिसमिस हो सकता है। अगर उसके बाद डालेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि क्यों ये आपने 30 दिन के अंदर जो चेक बाउंस का केस है वो नहीं डाला, क्योंकि सारा कुछ जो लॉ में वो लिमिटेशन पर चलता है। हर चीज़ की एक मियाद जिसको हम कहते हैं वो होती है, लिमिटेशन जिसको हम कहते हैं वो होती है। तो लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही हमें लॉ में चलना पड़ता है। अब आपने नोटिस भी दिया, वेट भी कर लिया, उसके बाद आपने केस भी डाल दिया। अब केस डालने के बाद ही आपको करानी पड़ती है प्रिलिमिनरी एविडेंस। अब ये प्रिलिमिनरी एविडेंस क्या होती है, इसमें आपको अपनी गवाही करानी पड़ती है कि ऐसे ऐसे उसने चेक दिया है और मैं ये चेक जो है एग्जिबिट लगाता हूँ इस कंप्लेंट के साथ, और जो इसका मीमो है उसको भी, उसका नोटिस जो भी है, या फिर आपने जो पेमेंट दी है उसका रिकॉर्ड। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप एक प्राइमा फेसाई कोर्ट में प्रूव करते हैं कि ये जेन्युइन जो डॉक्यूमेंट्स है और उस बंदे के खिलाफ चेक बाउंस का केस बनता है और उसकी लीगल लायबिलिटी बनती है। तो आप एक कोर्ट को प्राइमा फेसाई ये दिखा देते हैं कि उस पर चेक बाउंस का केस बनता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अब जो कोर्ट है वो नोटिस इशू कर देती है। नोटिस मतलब जो कोर्ट है वो समनिंग इशू कर देती है। अब यहाँ से आते हैं दो पड़ाव। पहला ये कि अगर वो अपीयर होता तो, या फिर वो समनिंग के बाद अपीयर नहीं होता तो ये जो अलग अलग दो स्टेजेस हैं। अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि अगर वो अपीयर हो जाता है तो अगर वो अपीयर होता है किसी भी स्टेज पर, अगर वो चेक बाउंस के केस में अपीयर होता है तो उसको बेल करानी पड़ेगी। बेलेबल ऑफेंस है, उसको ईजिली बेल मिल जाएगी, लेकिन उसको बेल ज़रूर करानी पड़ेगी। अब बेल उसने कराई है, बेल कराते ही उस पर कोर्ट चार्ज लगाती है। चार्ज ये लगाती क्या आप इस ऑफेंस को मानते हैं या फिर नहीं मानते। मोस्टली यही कहते हैं कि ये जो चेक है मिसयूज़ हुआ है, मैं ऑफेंस को नहीं मानता और इस केस को लड़ना चाहता हूँ। तो अब जो है उस केस का ट्रायल शुरू हो जाता है, और अगर वो मान लेता है तो वहीं पे जो है उसको कन्विक्ट कर दिया जाता है, या फिर जो आपकी पेमेंट के रिगार्डिंग कंपनसेशन की डायरेक्शन दे दी जाती है। अब अगर वो नहीं मानता कि मैं इस जो चेक बाउंस के केस को सच्चा नहीं मानता और जो ये इसने चेक है वो मिसयूज़ किया, तो मैं केस को फाइट करना चाहता हूँ, तो उसमें उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। वो है 145(2) ऑफ NI एक्ट कि मैं जो है वो क्रॉस एग्जामिन करना चाहता हूँ कंप्लेनेंट को। अब वो एप्लीकेशन देगा, कोर्ट उसको अलाउ करेगी। अलाउ करने के बाद जो है कंप्लेनेंट का एविडेंस जो शुरू हो जाता है, और जैसे ही एविडेंस शुरू होता है तो उस टाइम जो है कंप्लेनेंट क्या करता है कि अपनी एक एप्लीकेशन दे देता है 20% की, जो कि एक नया प्रोविज़न आया था 2018 में सेक्शन 143A का, कि 20% जो है वो मेरे को एक्यूज से दिलाया जाए, और ये जो मेरे डॉक्यूमेंट है ये प्रूव करते हैं कि इसने जो पैसा लिया है, तो इसको जो 20% के लिए डायरेक्शन दी जाए। तो उस सिचुएशन में क्या है, कोर्ट जो है वो डायरेक्शन दे भी सकती है, और अगर एप्लीकेशन ये लगती है कि वो मेंटेनेबल नहीं है तो उस सिचुएशन में वो कोर्ट डायरेक्शन नहीं देती। अब उस एप्लीकेशन के अलावा क्या होता है कि जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट को अपनी गवाही करानी है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रूव करने हैं, पेमेंट कैसे दी है वो प्रूव करनी है, और जो एक्यूज्ड का काउंसिल है वो उससे क्रॉस एग्जामिन करेगा। तो भी जो है कंप्लेनेंट को एक एक सवाल का कंप्लीटली और अच्छे से जवाब देना पड़ेगा। अब कंप्लेनेंट ने खुद का एविडेंस करा लिया तो अब कंप्लेनेंट के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने बैंक से ऑफिशियल बुला के उनको एज ए विटनेस एग्जामिन कराए और प्रूव कराए कि ये जो मेरे खाते में चेक लगा था ये बाउंस इस रीज़न से हुआ है, और उनको मतलब जो उसके खुद के डॉक्यूमेंट है तो उसको प्रॉपर प्रूव कराए। और इसके अलावा भी जो कंप्लेनेंट है वो एक्यूज के बैंक से ऑफिशियल विटनेस बुला सकता है और उसको भी एग्जामिन करवा सकता है, और एग्जामिन करवा के प्रूव कर सकता है कि इसके अकाउंट में उस दिन बैलेंस नहीं था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिर्फ इनसफिशिएंट फंड करके भी चेक बाउंस नहीं होता,
पेमेंट स्टॉप्ड या फिर सिग्नेचर डिफर की वजह से भी होता है, तो उस सिचुएशन में भी कंप्लेंट जो है वो प्रूव करवा सकता है कि इसके अकाउंट में पेमेंट स्टॉप्ड या फिर सिग्नेचर डिफर से जो चेक बाउंस हुआ है तो उस दिन पेमेंट भी नहीं थी, ये प्रूव करने के लिए कि ये इसकी मेलाफाइडी इंटेंशन है। और इसके अलावा भी जो कंप्लेनेंट कोई भी विटनेस जिसके सामने पैसा दिया है उसको भी एग्जामिन करवा सकता है। अब यहाँ पर जो है कंप्लेनेंट वो अपना एविडेंस क्लोज कर देता है। अब बारी आती है एक्यूज की। एक्यूज जो है वो अपनी 313 की स्टेटमेंट कराता है। 313 CRPC की स्टेटमेंट होती है जो कि विदाउट ओथ होती है। उसमें जो एक्यूज्ड है वो कुछ भी कह सकता है कि मैंने इससे पैसे नहीं लिए, ये झूठ बोल रहा है, या फिर ये जो चेक है इसने फर्जी चेक बनाया है, कि चोरी किया है। कोई भी वो चीज़ जो है सच्ची या झूठी उसमें बोल सकता है, क्योंकि 313 की जो स्टेटमेंट है वो होती है विदाउट ओथ। अब अगर एक्यूज जो खुद को एग्जामिन करवाना चाहता है तो उस सिचुएशन में उसको अलाउ करवानी पड़ेगी एप्लीकेशन 315 की। 315 CRPC वो होती है विद ओथ। अब उसमें अगर जो एक्यूज स्टेटमेंट देता है तो उसमें उसको सारी चीज़ें सच्ची बोलनी पड़ेगी। अगर वो पाया जाता है कि उसमें उसने झूठ बोला है तो उस सिचुएशन में एक्यूज पर कार्रवाई हो सकती है। अब एक्यूज ने अपनी स्टेटमेंट 315 की करवा ली। अब कंप्लेनेंट का जो एडवोकेट है वो उसको क्रॉस करेगा। और इसके अलावा अगर एक्यूज्ड कोई और भी विटनेस करवाना चाहता है तो वो भी करवा सकता है अपने डिफेंस को प्रूव करने के लिए। अब यहाँ पर जो एक्यूज्ड है वो अपना एविडेंस क्लोज कर देता है, और यहाँ पर एक्यूज्ड का एविडेंस क्लोज होने के बाद केस लग जाता है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पर। और यहाँ पर जो कंप्लेनेंट काउंसिल और डिफेंस का जो काउंसिल है दोनों के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स के बाद फाइनल जो है वो ऑर्डर आ जाता है। या तो एक्यूज्ड की कन्विक्शन होगी या फिर एक्विटल होगी। ये तो एक प्रोसेस था कि अगर एक्यूज अपीयर हो जाता है तो। अब दूसरा प्रोसेस हम जान लेते हैं कि अगर एक्यूज अपीयर नहीं होता तो उस सिचुएशन में क्या होता है। अगर एक्यूज समनिंग के बाद अपीयर नहीं होता तो उसमें उसके निकलते हैं बेलेबल वारंट। अब सम्मन तो बाय पोस्ट भी जा सकते हैं या फिर दस्ती सर्विस भी हो जाती है इसमें। वैसे ये कंप्लेंट केस है लेकिन इसमें भी दस्ती सर्विस हो जाती है। अब समनिंग पे अगर वो नहीं आता तो फिर होते हैं बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट एक तरीके से सम्मन्स ही होते हैं लेकिन वो पुलिस के थ्रू जाते हैं कि आपको कोर्ट में बुलाया गया है और आपके खिलाफ बेलेबल वारंट है तो आप कोर्ट में इस डेट को हाजिर हो। और अगर बेलेबल वारंट पे भी वो नहीं आता तो उसके इशू हो जाते हैं नॉन बेलेबल वारंट। तो उस सिचुएशन में कोर्ट के पास या फिर पुलिस के पास ये पावर हो जाती है कि उसको बेल दी जाए या फिर ना दी जाए, और जो पुलिस ऑफिसर जो हैं वो उसको घर से उठाकर भी लेकर आ सकते हैं। अब उसके बाद भी अगर वो नहीं आता तो नॉन बेलेबल वारंट थ्रू SSP, फिर SSP ऑफिस से एक जो पुलिस ऑफिशियल भेजा जाता है कि उसको उठा के लेके आया जाए और उसको अरेस्ट किया जाए। अगर वो फिर भी नहीं मिलता तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू कर देते हैं, प्रोक्लामेशन ऑफेंडर की प्रोसीडिंग, अब जिसको हम भगोड़ा प्रोसीडिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पर उसको कम से कम टाइम दिया जाता है एक्यूज को कि 30 दिन एडवांस में उसकी जो प्रोक्लामेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जानी चाहिए। मान लीजिए कोई भी केस की अगर डेट आती है तो उससे 30 दिन पहले उसकी जो प्रोक्लामेशन इशू हुई है तो 30 दिन पहले वो कहीं पर अफिक्सेशन उसकी करनी पड़ेगी, चस्पा उसकी करनी पड़ेगी कि इस एक्यूज को हम PO करने जा रहे हैं तो इस डेट को ये अपीयर हो जाए। और वो जो अफिक्सेशन है वो कम से कम 30 दिन पहले करनी होगी ताकि वो एक्यूज को सफिशिएंट टाइम मिल जाए कि वो कोर्ट में आ सके। अगर वो उस 30 दिन की अफिक्सेशन के बाद भी, चस्पा होने के बाद भी, प्रोक्लामेशन प्रोसीडिंग जानने के बाद भी अगर वो नहीं पेश होता तो कोर्ट उसको भगोड़ा घोषित कर देती है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देती है। अब इस सिचुएशन में कंप्लेनेंट के पास क्या ऑप्शन है, उसके पास ये ऑप्शन है कि कंप्लेनेंट जो है या तो उसकी लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी निकाले और एक्यूज की लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी को अटैच कराए, जो भी इसकी प्रॉपर्टी या मूवेबल है या फिर इमूवेबल है तो उस प्रॉपर्टी को अटैच कराए। अगर प्रॉपर्टी की नई जानकारी है तो फिर एक एप्लीकेशन दे 174A IPC की, ताकि उस पर एक और FIR दर्ज हो जाए। क्योंकि अगर प्रोक्लामेशन होने के बाद भी एक्यूज कोर्ट में पेश नहीं होता तो ये एक सेपरेट ऑफेंस है जो कि डील किया जाता है 174A IPC के। और इस एप्लीकेशन के बाद उस पर जो है एक और सेपरेट FIR 174A की हो जाएगी, जिसमें यही होता है कि वो प्रोक्लामेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद भी नहीं आया है तो उस सिचुएशन में क्या है कि पुलिस ऑफिशियल काफ़ी ट्राई करते हैं उसको अरेस्ट करने की, तो कंप्लेंट जो है उसको थोड़ा इजी हो जाएगा। और मेनली
ये जो कंप्लेंट है, चेक बाउंस की कंप्लेंट है, इसमें मेनली अगर पैसा निकालना है तो ये सिर्फ और सिर्फ कंप्लेनेंट का एफर्ट मांगता है। ये जो केस है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लेनेंट का एफर्ट मांगता है। कोर्ट जो है एक प्रोसीजर ज़रूर शुरू कर देती है, लेकिन इसमें कंप्लेनेंट को टाइम टू टाइम उसको अरेस्ट करवाने के लिए एफर्ट करने हैं, टाइम टू टाइम उसकी जो समनिंग कराने के लिए एफर्ट करने हैं, टाइम टू टाइम उसकी जो प्रॉपर्टी को अटैच करवाने के एफर्ट करने हैं, या फिर 174A IPC की जो एप्लीकेशन देकर उस पर अलग से FIR करवाने के एफर्ट करने हैं। तो टोटली ये जो केस है वो कोर्ट के थ्रू चलता है, लेकिन कंप्लेनेंट अगर एफर्ट करेगा तो इसमें जो पेमेंट आ जाती है। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट जो प्रोसीजर चेक बाउंस केस का, कि अगर एक्यूज पेश होता तो भी, अगर नहीं होता तो भी। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब सिर्फ इसी वजह से करना है कि अगर आपको कुछ वर्थ मिला है, इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिली है, तो ये आपने ये चैनल सब्सक्राइब करना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।